students. Today's topic is figures of speech. This is the only topic in the poetic section that is important. Also along with rhyme scheme, but this is more important. So today I have taken some basic figures of speech because these are the ones which usually come in the exams. यही figures of speech है जो ज्यादातर exams में आते हैं. So let's start. The first one जो हम सबको पता है, जो हम इतने सालों से सुन रहे, जो है simile. Simile मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन. अगर दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है तो वो फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली. फॉर एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल भी लिखा है मैंने. शी वॉन्ट्स टू शाइन लाइक स्टार्स. शी वॉन्ट्स टू शाइन लाइक स्टार्स. अब यहां पर जो वर्ड है लाइक, यहां पर जो वर्ड है लाइक, वो डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है किसको? शी मतलब एक लड़की को और स्टार्स को. लाइक डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है किसको? एक लड़की को और स्टार्स को. तो ये क्या होगी? तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? सिमिलर. अभी तुम लोग बोलोगे सर हम लोगों को कैसा मालूम चलेगा सिमिलर? तो याद रखना लाइक या फिर एज, लाइक या फिर एज, ये दो वर्ड्स हमेशा आएंगे एक सिमिलर के सेंटेंस में. हमेशा या तो लाइक आएगा या तो एज आएगा. किसमें? सिमिलर के सेंटेंस में. यहां पर लाइक था, अगर लिखा रहता शी वांट्स टू शाइन एज स्टार्स तो भी सिमिलर होता. इज इट क्लियर? तो लाइक और एज ये दो वर्ड्स याद रखना. किसके लिए? सिमिलर के लिए. सिमिलर क्या है? एक डायरेक्ट कंपैरिजन है. सिमिलर क्या है? ये डायरेक्ट कंपैरिजन. फर्स्ट कॉलम में मैंने सब फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम लिखे. सेकंड कॉलम में मैं बताऊंगा कि हमको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है कि सिमिलर क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है. और थर्ड कॉलम में मैंने एग्जांपल्स लिखे. चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन है मेटाफर. अब मैंने जानबूझ के सिमिलर और मेटाफर एक दूसरे के नीचे लिखा क्योंकि मेटाफर और सिमिलर थोड़े बहुत सिमिलर है. फर्क क्या है? सिमिलर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. सिमिलर डायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन. यहां पर लाइक और एज वर्ड्स आएंगे, यहां पर लाइक और एज ये वर्ड्स नहीं आएंगे. याद रखना सिमिलर में लाइक और एज ये वर्ड्स आएंगे, लेकिन मेटाफर में लाइक और एज ये वर्ड्स नहीं आएंगे. तो जब ये वर्ड्स आएंगे ही नहीं तो मैं लिखूंगा ही नहीं. सिर्फ तुम लोग को समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिख के बताया, लेकिन लिखने का ही नहीं. तो लाइक और एज वर्ड्स नहीं आएंगे. किसमें? मेटाफर में. अब एग्जांपल क्या है? ही हैज द स्ट्रेंथ ऑफ अ लायन. अब यहां पर भी दो चीजों का कंपैरिजन है. ही मतलब एक लड़का और एक लायन. सेंटेंस क्या है? उस लड़के में लायन की तरह पावर है या फिर स्ट्रेंथ है. यहां पर भी हम एक लड़के को एक लायन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या लाइक आया बीच में? किधर? सेंटेंस में लाइक है? नहीं. क्या सेंटेंस में एज है? नहीं. तो जब लाइक भी नहीं है एज भी नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या बन गया? एक मेटाफर. क्योंकि सेंटेंस में ना लाइक लिखा है ना एज लिखा है. तो जब लाइक भी नहीं एज भी नहीं तो ये सेंटेंस क्या बन गया? मेटाफर. मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन. फिर से पहला वाला था सिमिलर डायरेक्ट कंपैरिजन. देखो यहां पर लाइक लिखा है एग्जांपल में. सेकंड वन मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन. यहां पर भी दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है. ही को या लड़के को और एक लायन की पावर को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली. हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे. तो ये क्या हो गया? मेटाफर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन एलिटरेशन. बचपन से करते हैं एलिटरेशन. साउंड of a letter is repeated. क्या रिपीट हो रहा है? साउंड. किसका? लेटर का रिपीट हो रहा है. किसका रिपीट हो रहा है? साउंड. सिर्फ एक लेटर का रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जांपल, यहां पर बाजू में एग्जांपल है. he went to the park to play. ये देखो पार्क का पी या प, प्ले का भी पी या प. ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. दो बार पी का साउंड रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो गया? एलिटरेशन. ये क्या हो गया? एलिटरेशन. ही वेंट टू द पार्क टू प्ले. दो बार पी का साउंड रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो गया? एलिटरेशन. नेक्स्ट रेपिटेशन. रेपिटेशन में फिर से साउंड रिपीट होगा, लेकिन किसी लेटर का नहीं. साउंड ऑफ अ वर्ड इज रिपीटेड. साउंड ऑफ अ वर्ड इज रिपीटेड. अगर साउंड ऑफ अ वर्ड इज रिपीटेड ये नहीं लिखना है, इजी भाषा में या सिंपल भाषा में लिख सकते हैं वर्ड इज रिपीटेड. मतलब पूरा का पूरा
वर्ड ही रिपीट हो जाएगा सेंटेंस में। अगर एक सेंटेंस में 2 बार सेम वर्ड आ गया तो वो क्या हो गया? रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, दैट हॉर्स रन्स फास्टर देन अदर्स। ये देखो, दैट हॉर्स रन्स, एक बार रन्स आया, फिर से दूसरी बार रन्स आया, रन्स फास्टर देन अदर्स। तो 2 बार सेम वर्ड आ गया किसी एक ही सेंटेंस में, 2 बार सेम वर्ड आ गया एक सेंटेंस में, तो ये क्या बन गया? रेपिटेशन। इज इट क्लियर? एलिटरेशन में सिर्फ एक लेटर का साउंड आएगा 2 बार, सिर्फ एक लेटर का साउंड। 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, एक सिर्फ एक लेटर का साउंड, पूरा वर्ड नहीं, सिर्फ एक लेटर, सिर्फ पी, पूरा वर्ड नहीं, सिर्फ पी। लेकिन रेपिटेशन में पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? रेपिटेशन। नेक्स्ट, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस याद रखना, ऑपोजिट आइडियाज। 2 ऑपोजिट वर्ड्स या आइडियाज एक सेंटेंस में आ गए तो क्या हो गया? एंटीथीसिस। ऑपोजिट आइडियाज या फिर वर्ड्स, जैसे देखो, मुंबई हैज बोथ रिच एंड पुअर पीपल। रिच मतलब अमीर, पुअर मतलब गरीब। तो रिच और पुअर ये दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। रिच पुअर ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। ये 2 ऑपोजिट्स एक ही सेंटेंस में आ गए तो ये क्या बन गया? एंटीथीसिस। मुंबई हैज बोथ रिच एंड पुअर पीपल, 2 ऑपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आ गए तो ये क्या बन गया? एंटीथीसिस। नेक्स्ट, इन्वर्जन। अभी नाम में आंसर है, इन्वर्जन। सब इन्वर्स हो गया, मतलब सब उल्टा पुल्टा हो गया। एक पर्टिकुलर सेंटेंस है वो एक फॉर्मेट में नहीं है, वो सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो लिखेंगे कैसे? सेंटेंस इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली। सेंटेंस इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली मतलब जो सेंटेंस का ऑर्डर है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सेंटेंस में क्या लिखा है? टू द कॉलेज आई वेंट टू स्टडी। टू द कॉलेज आई वेंट टू स्टडी। अभी एक्चुअली सेंटेंस उल्टा है, क्योंकि सेंटेंस कैसा होना चाहिए था? आई वेंट टू स्टडी टू द कॉलेज। मैं पढ़ने गया कहां पर? कॉलेज में। पर यहां पर देखो उल्टा लिखा है, मैं कॉलेज गया पढ़ने को। समझ में आ गया? तो सेंटेंस मैंने उल्टे तरीके से लिखा है, या फिर ये सेंटेंस एक सही ऑर्डर में फ्रेम नहीं है, इसलिए क्या बन गया? इन्वर्जन। टू द कॉलेज आई वेंट टू स्टडी, होना क्या चाहिए था? आई वेंट टू स्टडी टू द कॉलेज। क्लियर? तो ये क्या बन गया? इन्वर्जन। नेक्स्ट, हाइपर बोले। कोई कोई बोलता है, कोई कोई हाइपर ब्ली बोलता है। एक्चुअली हाइपर ब्ली होना चाहिए, आपको हाइपर ब्ली बोलना, हाइपर ब्ली बोलो, हाइपर बोले बोलना, हाइपर बोले बोलो। सिर्फ मीनिंग याद रहना चाहिए बस, समझ में? नेक्स्ट, हाइपर ब्ली। अब इसका क्या मतलब है? ये हम सबका फेवरेट है। मतलब क्या? बढ़ा चढ़ा के बात करने का, हवा में तीर मारने की। जिसको अपन बोलेंगे एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब क्या? बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। जैसे इधर एक बड़ी बात की है, आई सॉ 10,000 पीपल एट वन ग्लांस, मतलब मैंने एक नजर में 10,000 लोगों को देख लिया। अब मैं खड़ा हूं, यहां पर भीड़ है, मैंने मेरे दोस्त को बोला था उधर 10,000 लोग खड़े। क्या मैंने सबको गिना है 10,000 लोग है? नहीं ना, 5,000 भी हो सकते, 2,000 भी हो सकते, 800 भी हो सकते, पर मैंने ऐसी बड़ी बात कर दी, उधर 10,000 लोग खड़े। आई सॉ 10,000 पीपल एट वन ग्लांस, मतलब मैंने एक बड़ी बात की, एकदम फेंक रहा हूं मैं, हवा में फेंक रहा हूं। कोई कोई लोग लड़की लोग क्यों बोलते हैं यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड? क्या आपने वर्ल्ड की सब लड़कियों को देखा है? नहीं ना, तो कैसे बोल सकते हो? बरोबर क्या? तो ये क्या है? बड़ी बड़ी बातें करना। तो वही लिखा है, आई सॉ 10,000 पीपल एट वन ग्लांस, मतलब मैंने एक नजर में 10,000 लोगों को देख लिया। तो ये जो एग्जैजरेट कर रहा हूं मैं, जो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, ये क्या हो गया? हाइपरबोली। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ओनोमेटो। फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग बोलते हैं ओनोमेटोपोइया, कुछ लोग बोलते हैं ओनोमेटोपिया। जैसा जमता है वैसा बोलो। मैं बोलता हूं ओनोमेटोपिया। ठीक है? यहां पर एक पर्टिकुलर साउंड सेंटेंस में आएगा। पर्टिकुलर साउंड, जैसे एग्जांपल क्या है? द बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द ट्री। चर्पिंग, द बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द ट्री। हम जब बात करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? टॉकिंग। लेकिन जब बर्ड्स बातें करती है या आवाज निकालती है उसको क्या बोलते हैं? चर्पिंग। तो ये क्या है? एक आवाज है। ये क्या है? एक आवाज, एक साउंड है। तो इसलिए क्या बन गया? ओनोमेटोपिया। द बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द ट्री। अगर आया द डॉग वाज बार्किंग ऑन द स्ट्रीट, तो बार्किंग एक क्या है? साउंड है। तो फिर से क्या हो जाएगा? ओनोमेटोपिया। मतलब अगर आपको एक आवाज आई, द बेल रैंग लाउडली, बेल बज रही है जोर से, तो आपको एक आवाज आई, तो क्या बन जाएगा? ओनोमेटोपिया। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज
पैराडॉक्स, द नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मीन्स contradictory or opposite. Contradictory or opposite. अभी तुम लोग बोलोगे सर एक बार हमने ऑपोजिट वाला किया था एंटीथीसिस, राइट? वो भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है. पर पैराडॉक्स में एक फर्क क्या है? पैराडॉक्स में यूजुअली सेंटेंसेस या फिर फैक्ट्स होते हैं, फिर एडवाइस जैसा होता है. एंटीथीसिस में मेन फोकस किस पे रहता है? सिर्फ ऑपोजिट वर्ड्स पे. ये भाई रिच पुअर, स्मॉल बिग, सिर्फ वर्ड्स पे फोकस रहता है. यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स पे फोकस नहीं रहता है, पूरे सेंटेंस पे फोकस रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लिखते, क्या लिखा है देखो. सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट. पैसा बचाओ कैसे? पैसा खर्च करके. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. इसलिए तो बोल रहा है ना, ऑपोजिट है. सेव और स्पेंडिंग ये दोनों क्या है? ऑपोजिट वर्ड है, लेकिन एक ही सेंटेंस में यूज किया. लेकिन ये क्या है? ये किसी ने, एक इंसान ने दूसरे इंसान को एडवाइस दी है कि भाई पैसा बचाओ पैसा खर्च करके. सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट. एक्चुअली एडवाइस गलत है, बरोबर के लिए, लेकिन अपन को गलत सही से लेना देना नहीं. अपन को किससे लेना देना है? ऑपोजिट वर्ड से या फिर कॉन्ट्राडिक्शन से. सेव और स्पेंडिंग ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स है. तो ये क्या हो गया? पैराडॉक्स. क्या इसको एंटीथीसिस बोल सकते हैं? हाँ, बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका क्या हो सकता है या क्या है? पैराडॉक्स. क्लियर? नेक्स्ट वन, क्लाइमैक्स. अभी देखो, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स ये मैं साथ में एक्सप्लेन करने लगा, लेकिन मैंने सोचा फिर अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं. क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स दोनों सेम है. फर्क क्या है? देखो, क्लाइमैक्स में याद रखना असेंडिंग ऑर्डर. क्या है? असेंडिंग ऑर्डर. जब क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर है तो सीधी बात, एंटी क्लाइमैक्स में क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी तुम लोग बोलोगे सर असेंडिंग ऑर्डर किस चीज का है? डिसेंडिंग ऑर्डर किस चीज का? किसी भी चीज का हो सकता है. लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, खुद से रिलेटेड हो सकता है, नेचर से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, बरोबर? या सिर्फ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे समझ में आएगा. देखो, पहले क्लाइमैक्स देखते हैं. क्लाइमैक्स क्या है? असेंडिंग ऑर्डर. सेंटेंस इज अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर. ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. कैसे लिखने का? सेंटेंस इज अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर. एग्जांपल, this is bad but the worst is yet to come. This is bad. This is bad but the worst is yet to come. मतलब क्या? अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, ये बुरा है पर बहुत बुरा अभी भी होने वाला है. समझ में आया क्या? बुरा, बहुत बुरा. हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब बहुत बुरा. समझ में आ रहा है क्या? तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ. तो सेंटेंस क्या है? दिस इज बैड बट द वर्स्ट इज येट टू कम. मतलब ये बुरा हुआ है लेकिन इससे बुरा अब और होने वाला है. समझ में आया क्या? तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़ा, बुरे से ज्यादा बुरा. समझ में आया क्या? देखो, बुरा है और ज्यादा बुरा, बैड से वर्स. तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर. जब सेंटेंस में ऐसे असेंडिंग वर्ड ऑर्डर में वर्ड्स रहेंगे तो ये क्या हो जाता है? क्लाइमैक्स. ये क्या हो जाता है? क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर. ये देखो, बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब बहुत बुरा. समझ में आया क्या? बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब बहुत बुरा. समझ रहा है? नेक्स्ट, एंटी क्लाइमैक्स. एंटी क्लाइमैक्स क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग में अपन नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर. डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे. एग्जाम्पल देखो, he lost his family, his car and his phone. He lost his family, his car and his phone. अब इसमें से सबसे प्राइसलेस चीज क्या है? फैमिली. सबसे बड़ी या ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फैमिली, बरोबर के नहीं? तो उसने अपनी फैमिली को खो दिया. He lost his family, तो फैमिली सबसे ऊपर. उसके बाद उसने क्या खोया? उसने अपनी कार खो दी, कार. और उसके बाद उसने क्या खो दिया? फोन. तो फोन, बरोबर. ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार, हिज फोन. ये क्या हो रहा है? नीचे नीचे आ रहे हैं, मतलब क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैमिली. उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? कार. उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? फोन. उन्होंने बोले सर नहीं, हमारे लिए कार नहीं, हमारा फोन इंपॉर्टेंट है. बात वो नहीं. बात ये कि फोन तो हम फिर से ले सकते हैं इजीली. कार इजीली ले सकते हो क्या? नहीं, बरोबर के नहीं? और फैमिली को तो ले ही नहीं सकते फिर से, बरोबर ना? तो इसलिए फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कार उससे कम इंपॉर्टेंट, फोन सबसे कम इंपॉर्टेंट. तो यहां पर क्या, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं. तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसलिए क्या हो गया? एंटी क्लाइमैक्स.
क्लियर? क्लाइमेक्स मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर जाने का, कम से ज्यादा की तरफ जाने का। एंटी क्लाइमेक्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे आने का, ज्यादा से कम की तरफ आने का। समझ में? टोटल मैंने 11 फिगर्स ऑफ स्पीच लिए, 11। अगर ये 11 अच्छे से कर ले, इसके अलावा और किसी आने का चांस नहीं ना, उससे ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है। सिर्फ 11 फिगर्स ऑफ स्पीच का थोड़ा ध्यान रखो, बाकी इजीली कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू।